ओके दोस्तों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद अब हम लोग एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं एंड दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन बेसिकली एक टाइप का हमारा रेजिस्टिव फोर्स है जो हम डे टू डे लाइफ में एनकाउंटर करते हैं। फ्रिक्शन जो है वो कोई भी मूविंग सब्सटेंस को हमारा स्टॉप करने में कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे ऑटोमोबाइल के इंजन्स होते हैं, जो हम लोग फ्यूल करते हैं, उसका लगभग 20% तो वो रेजिस्टिव फोर्स जो होते हैं डिफरेंट पार्ट्स के बीच में, वो पार्ट्स के बीच का रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में ही इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, फ्रिक्शन जो है वो हमारा रेजिस्टेंस पैदा करता है, तो हमारे जिंदगी को वो हमेशा उसका कोशिश जो रहता है वो तो मुश्किल बनाने का ही रहता है। लेकिन फ्रिक्शन बेसिकली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। इट इज अ नेसेसरी इविल। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं कोई भी चीज को पकड़ नहीं पाता। कोई भी अगर स्मूथ सरफेस है, मैं इस पेन को पकड़ने जाता तो वो तो मेरा खिसक के नीचे निकल जाता। ठीक है, पेन जो लिखता है वो भी फ्रिक्शन के कारण ही लिख पाता है। ठीक है, पेन से मैं लिख भी नहीं पाता, मैं चल नहीं पाता, और अगर हम ध्यान दें, कोई हमारा जो बाइसाइकिल है वो राइड नहीं कर पाता, जो हम स्क्रूज है वो हमारा कंप्लीटली यूजलेस बन जाता, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो स्क्रू को टाइट करने का भी कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इवन हम आगे देखेंगे, जो फ्रिक्शन के बगैर तो हम अर्थ में इक्वेटर के अलावा कहीं और रह भी नहीं पाता। इक्वेटर और ऑब्वियसली पोल्स, इक्वेटर और पोल्स के अलावा कहीं पर रह भी नहीं पाता। तो फ्रिक्शन जो है वो बेसिकली हमारा एक नेसेसरी इविल है। ठीक है, तो हम लोग अपना पूरा सिलेबस के दौरान 3 टाइप के मेन रेजिस्टेंस के लिए बात करेंगे। पहला जो है वो है जब कोई एक सब्सटेंस कोई फ्लूइड के थ्रू, यानी कोई लिक्विड या फिर गैस के थ्रू पास करता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एयर के थ्रू पास हो रहा है, तो एयर जो है एक ऑपोजिंग ड्रैग प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड द विस्कस ड्रैग। या फ्लूइड लिक्विड के थ्रू कोई चीज को लेने जाओगे तो लिक्विड के जो लेयर्स होते हैं वो भी हमारा मोशन को रेजिस्ट करने का ट्राई करता है। ये सबको हम बोलते हैं विस्कस ड्रैग। जो आगे एक टॉपिक आएगा विस्कोसिटी, उस पर हम डील करेंगे। दूसरा जो होता है वो हमारा कोई एक सरफेस के ऊपर अगर एक व्हील या फिर एक सिलेंडर हमारा रोटेट करते हुए जा रहा है, तो वहां पे एक स्पेशल टाइप का फ्रिक्शन लगता है, दैट इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। उसके रिगार्डिंग हम रोटेशन में बात करेंगे, एक चैप्टर आएगा आगे। मेन जो अभी हमारा है वो है 2 सरफेस अगर हमारे पास हो, ठीक है, तो वो दोनों सरफेस के बीच में जब स्लिपिंग स्लाइडिंग हो रहा हो या होने का टेंडेंसी क्रिएट हो रहा हो, उस टाइम पे जो रेजिस्टिव फोर्स लगता है वो राइट नाउ हम डील करने वाले हैं। ठीक है, तो सवाल यह है जो फ्रिक्शन आखिरकार लगता क्यों है? तो सबसे पहले लोगों ने जो एक्सप्लेनेशन दिया, दैट इज फ्रिक्शन इज बेसिकली अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कोई भी जो हमारा 2 सरफेस होता है उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होता है इस टाइप के, जिसको हम बोलते हैं बम्प्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जो यहां पर अगर मैं इसके ऊपर इस सरफेस को रखूंगा तो ये वाले गड्ढे के अंदर इसका कोई गड्ढा फंस जाएगा, तो वो वाले गड्ढे से उसको उठाने के लिए, निकालने के लिए ऑब्वियसली हमें एक एडिशनल फोर्स जो है वो हमें प्रोवाइड करना होगा। जब कोई मोशन हो रहा होगा तो भी वो बार बार गड्ढे में फंस रहा होगा, तो उस कारण पे वो मोशन रेजिस्ट हो रहा होगा। तो ये जो हमारा सरफेस का इरेगुलरिटीज है, उस इरेगुलरिटीज के कारण ही हमारा फ्रिक्शन मेन पैदा होता है। अगर हम बहुत स्मूथ सरफेस के बारे में भी बात करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वहां पर भी एटॉमिक लेवल पे इरेगुलरिटीज होते हैं, तो वहां पर भी एक एटम दूसरे एटम के अंदर फंसे हुए होते हैं, छोटे छोटे एटॉमिक गड्ढे होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो वहां पर भी
या तो उस एटम को हम खींच के बाहर फेंक दे, ठीक है, थोड़ा सा लॉस हो, या तो फिर उस गड्ढे में से बाहर निकाले। दोनों केस में ही हमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस का तो हमें सामना करना पड़ेगा। सो ये जो एक्सप्लेनेशन है फ्रिक्शन का एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ये एक्सप्लेनेशन वर्क्स प्रीटी वेल इन द जनरल लेवल, और ये ऑब्जर्व भी किया गया है। मेरा अगर रफ सरफेस है तो वहां पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है, उसको मैं जैसे जैसे स्मूथ बनाते जाऊंगा मेरा जो फ्रिक्शन यानी रेजिस्टेंस है वो हमारा कम होते हुए नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा व्हाइट बोर्ड जो है वो काफी ज्यादा स्मूथ है, तो यहां पर फ्रिक्शन हमारा काफी कम है। वहीं पे जो मेरा ब्लैक बोर्ड होता है वो ब्लैक बोर्ड में काफी ज्यादा रफनेस होती है, जिस कारण पे हमें लिखने में ज्यादा तकलीफ होती है। वहां पे चौक को घिसने में हमें ज्यादा तकलीफ की सामना करना पड़ता है। ऑब्वियसली उस कारण पे हैंडराइटिंग बेटर आती है एज कंपेयर टू व्हाइट बोर्ड, एंड व्हाइट बोर्ड में बेटर आती है एज कंपेयर टू स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड में अगर हम बहुत धीरे नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली काफी खराब हैंडराइटिंग आती है, एंड दैट इज द मेन रीजन आई डोंट लाइक यूजिंग स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तो उसका स्क्रीन साइज छोटी होती है दैट आई डोंट लाइक, एंड दूसरा जो मेन रीजन है स्मार्ट बोर्ड में अनलेस एंड अनटिल हम बहुत कम लिखे या फिर बहुत धीरे लिखे तो हमें काफी ज्यादा तकलीफ की सामना तो हमेशा ही करना पड़ता है, ठीक है। ओके, नाउ दिस एक्सप्लेनेशन वर्कड प्रीटी फाइन, बट एक प्रॉब्लम आया। जब हम लोग इस तरीके से स्मूथनिंग करते रहेंगे फ्रिक्शन हमारा कम होता रहेगा, बट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बियॉन्ड अ सर्टेन एक्सटेंट अगर हम फर्दर स्मूथनिंग करने का ट्राई करें तो हम देखते हैं जो रैदर दैन फ्रिक्शन का वैल्यू कम होने के बदले दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन जो है वो हमारा बढ़ जाता है। अगर दो परफेक्ट ग्लास स्लैब जो है उसको एक दूसरे के ऊपर रखा जाए, जो कि बहुत ज्यादा स्मूथ है, लेकिन एक ग्लास के ऊपर दूसरा ग्लास को मूव कराना बहुत ही ज्यादा टफ होता है, तब लोगों को समझ में आया जो ये इरेगुलरिटी ओनली रीजन तो नहीं हो सकती है। एंड इन द लेटेस्ट स्टेज लोगों को यह भी मालूम पड़ा जो जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं वो एक्चुअली सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। हम अपना डे टू डे लाइफ के एक्सप्लेनेशन में उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फ्रिक्शन जो है वो भी एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है हमारा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फ्रिक्शन जो है वो भी हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। व्हाट हैपेंस, जो मेरा दोनों सरफेस है, जो म्यूचुअल कांटेक्ट वाला सरफेस है, एक सरफेस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे सरफेस का जो न्यूक्लियस है, मैं दोनों का एटॉमिक लेवल पे बात करें तो वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करता है। तो ये जो हमारा कूलम्बिक अट्रैक्शन होता है, जब हम इसको मूव कराना चाहेंगे तो हमें इस कूलम्बिक अट्रैक्शन को डेफिनेटली ओवरकम करना पड़ेगा, और ये कूलम्बिक अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हम जो फोर्स प्रोवाइड करेंगे दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो एक्चुअल में दोनों में से कौन सी बात सही है? दोनों बात सही है। स्मूथनेस जितना बढ़ाएंगे तो ये इरेगुलरिटी वाला फैक्टर तो कम होता जाएगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन है वो फैक्टर हमारा डेफिनेटली बढ़ता रहेगा। तो दोनों जो हमारा रोल है वो प्ले करता है फ्रिक्शन पे, तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो हमें ऑब्जर्व होता है। फ्रिक्शन के बारे में लोगों ने और भी एक्सपेरिमेंट्स किए तो लोगों को मालूम पड़ा फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कांटेक्ट एरिया पे जनरली डिपेंड नहीं करता है, बट नेचर ऑफ सरफेस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर एक परफेक्टली इवैक्यूएटेड चेंबर के बीच अंदर तुम दो प्योर कॉपर के ब्लॉक्स रख दोगे तो दोनों प्योर कॉपर के ब्लॉक प्रैक्टिकली हमारा
हिलेगा ही नहीं. वी आर गोइंग टू गेट अ मैसिव अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इन दैट केस. इस चीज को कोल्ड वेल्डिंग भी बोलते हैं. खैर उस पर मैं जा नहीं रहा हूं अभी फिलहाल. ठीक है. वहीं पे अगर मान लो मैं थोड़ा सा एयर को पास होने देता हूं तो वो कॉपर को थोड़ा सा ऑक्सीडाइज करता है एंड थोड़ा सा ऑक्सीडाइज करके ऊपर जो एक पतला सा लेयर हमारा बन जाता है. कॉपर तुम एयर पे रख के देखोगे जो ग्रीनिश कलर का बन जाता है. तो ये पतला सा जो ऑक्सीडाइज लेयर बन जाता है मेनली ऑफ कैल्शियम, कॉपर कार्बोनेट, क्यूपिक कार्बोनेट, that actually reduces the friction to a great extent. ठीक है. तो नेचर ऑफ द सरफेस पर तो डेफिनेटली वो डिपेंड करता है. ठीक है. एंड फ्रिक्शन हमारा हमेशा मोशन को अपोज करने का ट्राई करेगा. जो रिलेटिव स्लिपिंग है उसको रोकने का ट्राई करेगा. हम यहां पर 3 टाइप के फ्रिक्शन को लेकर डील करेंगे: स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक. तो एक एक के साथ एक एक करके सब कुछ डील करना अब चालू करते हैं. ओके दोस्तों, तो अब हम लोग बात करेंगे स्टैटिक एंड द करस्पॉन्डिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में. दोनों साथ साथ में चलता है, दोनों कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है. स्टैटिक फ्रिक्शन कब काम करता है? जब हमारा स्लिपिंग होने का टेंडेंसी हो लेकिन दो सरफेस के बीच में एक्चुअल में कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है, यानी टू सर्फेसेस आर नॉट मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू वन अनदर. स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द स्लिपिंग टेंडेंसी, यानी स्लिप नहीं कर रहा है. ठीक है. बट स्लिपिंग टेंडेंसी अगर हमारा हो तो इन दैट केस जो हमारा स्लिपिंग टेंडेंसी होगा उस स्लिपिंग टेंडेंसी के हमेशा ऑपोजिट काम करेगा. सो मान लो यहां पर हमारे पास एक ब्लॉक है. ठीक है. एक सरफेस पे हमारा ब्लॉक है, इसका मास है m. ठीक है. नाउ राइट नाउ हम लोग एक चीज तो जानते हैं, जो यहां पर इस पे mg लग रहा है और ये नॉर्मल लग रहा है. n इज इक्वल्स टू mg. ये वाला डीलिंग तो हम पहले से ही करना सीख चुके हैं. अब ये वाला जो सरफेस है दैट इज नॉट एक्चुअली स्मूथ. दिस सरफेस इज अ वेरी रफ सरफेस. This surface is not smooth. This surface is actually a very rough surface. ठीक है. Now, a horizontal force F, not too large, is applied to M towards right. मैंने अब जो है इसके ऊपर मैं एक हॉराइजेंटल फोर्स जो है वो मैं लगा रहा हूं टुवर्ड्स राइट. Block actually does not move. Block actually does not move. ठीक है. अच्छा, ब्लॉक हमारा मूव नहीं किया है तो ध्यान दो, जो हमारा नेट फोर्स होना पड़ेगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0 इन हॉराइजेंटल डायरेक्शन. राइट. ये तो हमारा होना पड़ेगा. समझ में?
सो व्हाट इज हैपनिंग? ध्यान दो, ब्लॉक हैज अ स्लिपिंग टेंडेंसी. The block has a slipping tendency to the right. ब्लॉक का हमेशा एक राइट की तरफ स्लिपिंग टेंडेंसी जो होगी वो हमारी क्रिएट होगी. ठीक है. सो स्टैटिक फ्रिक्शन will act at a mutual contact surface. और वो किस तरफ लगेगा? टू दी लेफ्ट. स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो हमारा लेफ्ट की तरफ लगने वाला है. एंड जैसे ही मैं यहां पर इसको F लगाऊंगा तो यहां पर मेरा F जो है वो मेरा लगने वाला है. एंड ये जो मेरा F होगा टू द लेफ्ट, दिस विल काउंटर बैलेंस कैपिटल F. सो ध्यान देना, स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में एफ नेट को मेरा जीरो करना है तो कैपिटल F माइनस स्मॉल f इक्वल्स टू जीरो. इसको मैं Fs बोल देता हूं स्टैटिक के लिए. सो Fs विल बी इक्वल्स टू कैपिटल F. तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडा समझ में आया है. जो स्टैटिक फ्रिक्शन is a self adjusting force. स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई वैल्यू नहीं होती है. जो हमारा नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स होगा उस नेट फोर्स के साथ वो अपने आप को इक्वेट कर लेगा. तो जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होगा दैट विल बी द नेट एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस्ड. ये है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का फंडा. ठीक है. इसका खुद का कोई वैल्यू नहीं होता है. जितना हम लगाएंगे उसके साथ अपने आप को इक्वेट करने वाला है. तो सपोज करो यही वाला फंडे पे जो हमारे पास मान लो एक ब्लॉक है, वो एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है. मैं इसका टॉप व्यू ले रहा हूं. ये वाले ब्लॉक के ऊपर मैंने इस तरफ से लगा दिया 3 न्यूटन और इस तरफ से लगा दिया 4 न्यूटन. ठीक है. ब्लॉक, ये मेरा टॉप व्यू है, डज नॉट मूव. ब्लॉक जो है वो मेरा मूव नहीं करता है. तो ब्लॉक अगर हमारा मूव नहीं करता है सो स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू द नेट फोर्स. और क्योंकि ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है सो दैट विल बी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 न्यूटन. अच्छा, लगेगा किस तरफ? ध्यान दो, जो मेरा 4 न्यूटन है वो मेरा इस तरीके से है, जो 3 न्यूटन है वो मेरा इस तरीके से है. तो नेट फोर्स जो है वो मेरा इस तरीके से है 5 न्यूटन. तो जो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वो इस नेट फोर्स का इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा. दैट विल बी इक्वल्स टू 5 न्यूटन.
ठीक है। सिमिलरली मान लो हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, लाइक दिस। यहां पर ये एंगल जो है वो है मेरा थीटा। सो यहां पर मैंने एक ब्लॉक रखा ऑफ मास m, जी मेरा इस डायरेक्शन में है। ब्लॉक डज नॉट मूव। ब्लॉक जो है वो हमारा मूव नहीं करता है, ठीक है। तो फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन m। ठीक है, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन m। तो उस बात को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये मेरा mg है, ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं देखूं, ये मेरा इस तरीके से है और ये मेरा इस तरीके से है। दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज mg cos थीटा, दिस इज mg sin थीटा। तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन को देखते हुए मैं तो एक चीज साफ साफ लिख सकता हूं, वो हमारा काम का नहीं है। n जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू mg cos थीटा। n जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू mg cos थीटा। ये वाले इक्विलिब्रियम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अगर हम देखें जो mg sin थीटा इज क्रिएटिंग, mg sin थीटा जो है दैट इज क्रिएटिंग अ स्लिपिंग टेंडेंसी down the incline. It is creating a slipping tendency down the incline. और ये जो स्लिपिंग टेंडेंसी डाउन द इंक्लाइन क्रिएट हो रही है, तो हम साफ साफ बोलेंगे जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, आवर स्टैटिक फ्रिक्शन will act up the incline. The static friction will act up the incline. सिंपल सी बात है। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो मेरा अप द इंक्लाइन लगेगा, क्योंकि हमारा ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो नेट फोर्स तो हमारा 0 होना चाहिए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा यहां पर इस तरफ लगेगा। The value of the friction is going to be equals to F. तो F must be equals to mg sin theta. अगर मूव नहीं कर रहा है, इस टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन लगने उसका वैल्यू जो होगा वो अनबैलेंस्ड फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। अच्छा, इस बात पे एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बन गया, उस बात पे ध्यान दो, ठीक है, उस बात पे ध्यान दो। तो F जो है दैट विल बी कॉल्ड द mg, दैट विल बी mg sin थीटा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अभी बहुत आसान लग रहा है सुनने में, लेकिन बाद में इसी चीज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का खुद का कोई वैल्यू होता ही नहीं है। जब तक बॉडी मूव नहीं कर रहा है,
स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को इस तरीके से एक्वायर करेगा जो कि उसका नेट फोर्स 0 हो जाए और स्लिपिंग टेंडेंसी को वो रोक पाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये वाला जो इंक्लिनेशन है दैट इज से 37 डिग्रीज, ठीक है। ये मैंने पूरा का पूरा ड्रॉ कर दिया। ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन है। दिस इज द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। दिस इज द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, ठीक है। सो यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास जो है वो है मेरा 10 kg, ठीक है। इसका मास जो है वो है मेरा 10 kg। और अब मैं इसका जो है ये वाले डायरेक्शन पे अलोंग द इंक्लाइन पैरेलल टू इट 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। ये जो मास है बोला हुआ है दैट डज नॉट मूव। ये जो मास है वो हमारा मूव नहीं करता है, इसके बारे में हमें बोला हुआ है, ठीक है। तो सवाल यहां पर ये है जो फाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, ध्यान देना यहां पर लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप के अलोंग अगर मैं देखूं, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप के अलोंग अगर मैं देखूं तो सिचुएशन मेरा कुछ इस प्रकार से है। मेरा ब्लॉक इस तरीके से इंक्लाइन में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला एंगल जो है वो मेरा है 37 डिग्रीज। तो इसके ऊपर एक तो नॉर्मल इस तरीके से लग रहा है और एक mg हमारा इस तरीके से लग रहा है। और ये मेरा साइड व्यू लिया हूं तो बेसिकली प्लेन के अंदर इस तरीके से हम 8 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है। अंदर की तरफ धकेल रहे हैं 8 न्यूटन से। सो यहां पर इसको अगर मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूं, सो दिस विल बी mg। इसको 10 kg बदले 1 kg ले लो, अच्छा रहेगा, सॉरी। दिस विल बी mg इंटू साइन थीटा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 6 न्यूटन। अब बाकी mg cos थीटा तो नॉर्मल से बैलेंस होगा, उसके बारे में हमने पहले ही देखे हैं। सो ये वाले ब्लॉक के बारे में अगर मैं देखूं तो अलोंग द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप हमारा एक 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस प्लेन के अलोंग जो है वो मेरा 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो मेरा नेट फोर्स होगा वो तो मेरा प्लेन के ऊपर कुछ इस तरीके से होगा और जो हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा दैट नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल्स टू √8 स्क्वायर plus 6 square and that will be simply equals to 10 Newton. That will be simply equals to 10 Newton. ठीक है, समझ में? तो ये जो है वो मेरा 10 न्यूटन के इक्वल है और डायरेक्शन क्या होगा वो इस तरीके से ऊपर की तरफ इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लगने वाला है। तो वैल्यू ऑफ Fs इज ऑल्सो इक्वल्स टू 10 न्यूटन, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में एक प्रिलिमिनरी आइडिया जो है वो हमें लग चुका है, ठीक है। सो अगर मैं F नेट वर्सेस F का अगर ग्राफ ड्रॉ करूं
मैग्नीट्यूड वाइज। तो सिंपल सी बात है, एफ नेट और एफ हमारा हमेशा इक्वल आएगा। एफ मतलब है एफ स्टैटिक फ्रिक्शन। वी आर गोइंग टू गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin and this slope will be equals to 1. The value will be simply equals to 45 degrees. ठीक है। अच्छा, एट दिस पॉइंट हम लोग एक चीज डिफाइन करेंगे अब, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसके बारे में एक बात देख लेते हैं। अच्छा, बॉडी के ऊपर कांटेक्ट फोर्सेस क्या क्या लग रहा है? बॉडी के ऊपर कांटेक्ट फोर्सेस क्या क्या लग रहा है? कोई भी अगर हम यहां पे बॉडी देखें तो कांटेक्ट फोर्स, मतलब यहां पे बॉडी को मैं देख लेता हूं, यहां से मेरा नॉर्मल लगेगा, यहां पर मैं एफ लगा रहा था तो यहां पर पीछे की तरफ मेरा एफ एस दैट इज इक्वल्स टू एफ लग रहा है। ठीक है। सो म्यूचुअल कॉन्टैक्ट सरफेस is applying two forces on the body. क्या क्या है वो दोनों? एक है नॉर्मल एंड दूसरा जो है वो है मेरा फ्रिक्शन। दैट इज द स्टैटिक इन नेचर। ठीक है, दैट इज द स्टैटिक इन नेचर। तो ये दोनों फोर्स के अगर मैं, अच्छा ऑब्वियसली बात है, एक्शन रिएक्शन पेयर से जो ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, ब्लॉक भी पलट के वही लगा रहा है उल्टे डायरेक्शन में, यानी ऐसा एन और ऐसा एफ लगा रहा है, वो बात तो ऑब्वियस है। ये हमारा एन है, ये हमारा एफ है। तो ध्यान देना, अगर मुझे नेट कांटेक्ट फोर्स निकालने बोले, दिस इज गोइंग टू बी एफ सी। ये एफ सी जो है दैट इज द नेट कांटेक्ट फोर्स। तो ये नेट कांटेक्ट फोर्स हमारा नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, ये जो नेट फोर्स हमारा जो एंगल बनाता है, ये एंगल थीटा को, थीटा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी एफ एस और नॉर्मल के बीच में जो एंगल हमारा बनता है उसको हम लोग बोलते हैं द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, बाय द वे एफ सी का वैल्यू कितना होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और जो हमारा tan थीटा होगा, दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू एफ एस बाई एन। दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर मेरा ये वाला जो एग्जाम्पल था, ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल था, ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल पे क्या है, ध्यान दो। जो हमारा ब्लॉक था थीटा एंगल पर, इसका मास था m। सो इन दिस केस जो हमारा नॉर्मल आया था, दैट नॉर्मल वाज इक्वल्स टू mg cos थीटा। दैट नॉर्मल वाज इक्वल्स टू mg cos थीटा, और यहां पर जो है वो है मेरा mg sin थीटा।
ऊपर की तरफ जो है वो है मेरा mg cos थीटा, और इस तरफ जो लग रहा है फ्रिक्शन का वैल्यू दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा। ये हमने पहले ही देखे हैं। तो हमारा जो नेट फोर्स बनेगा वो नेट फोर्स तो हमारा इस डायरेक्शन पे बनने वाला है, समथिंग लाइक दिस, राइट। एंड इन दोनों को अगर मैं स्क्वायरिंग एडिंग करूं तो साफ साफ मैं देख सकता हूं FC इज इक्वल्स टू mg। ये जो हमारा होगा दैट विल बी द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो फाई, tan फाई अगर मैं देखूं दैट विल बी mg sin थीटा divided by mg cos theta, and that will come out to be equals to tan theta। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहां पर इस केस में जो आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द inclined plane, and that will come out to be equals to theta। ठीक है। नाउ अब एक चीज ध्यान दो, सो फार सो गुड, बड़ी बड़ी बातें तो हमने की हैं, बट एज F increases, beyond a certain value, beyond a certain value, the block starts sliding। ब्लॉक जो है वो हमारा स्लाइड करना चालू कर देगा, राइट। सो यहां से हमें एक चीज मालूम पड़ रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन has a maximum possible value। Static friction has a maximum possible value। This value is called limiting फ्रिक्शन। इस वैल्यू को जो है हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हैज अ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म होने के बाद हम देखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारी क्या होती है। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा क्या हुआ है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज दी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी जहां पर कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन अपना दम तोड़ देता है उस जगह को हम बोलते हैं उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है। नाउ लोगों ने लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू निकालने का अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ध्यान देना ये एक एक्सपेरिमेंटल रूल है, it has been observed that FL came out to be proportional to N। This came out proportional to N, and ये जो हमारा proportionality constant है, this proportionality constant that depends upon the nature of surfaces।
तो हम बोलेंगे जो हमारा FL है that will be equals to mu s into n. Mu s is called coefficient of static friction. Fs is called the coefficient of static friction. ठीक है, तो मैक्सिमम देखो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं है, जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका वैल्यू 0 से चालू करते हुए जो मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है वो है हमारा म्यू एस इंटू एन. म्यू एस इज अ डायमेंशनलेस mu s is a dimensionless quantity. Okay, generally lies between 0 to 1. कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 1 से ज्यादा भी होते हैं, लेकिन जनरली हम जो एनकाउंटर करेंगे उनके वैल्यू 0 से 1 होकर चालू होगा. 0 जो है वो हमारा परफेक्टली स्मूथ सरफेस है, वहां पर तो फ्रिक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. 1 इज एक्सट्रीमली रेयर, नॉर्मली नहीं होता है. बाकी फिर भी एनी हाउ 1 से बड़ा भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. बट जनरली जो हम एनकाउंटर करेंगे उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में यानी प्योर फ्रैक्शन हमारा होने वाला है. ठीक है, सो जब हमने ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कर लिए हैं तो यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन पे अब जब मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन वर्सेस एफ नेट का ग्राफ मैं ड्रॉ करूंगा तो वो वाले ग्राफ पे ध्यान दो, लीनियरली इंक्रीज तो करेगा लेकिन अनबाउंडेड नहीं होने वाली है. जब ये हमारा लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल हो जाएगा वहां पर इसका अब स्टैटिक फ्रिक्शन होना बंद हो जाएगा. इफ एफ नेट इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग वैल्यू देन स्लिपिंग विल ऑकर between the surfaces. दोनों सरफेस के बीच में डेफिनेटली हमारा जो हमारा स्लिपिंग है वो स्लिपिंग डेफिनेटली हमारा होने वाला है. ठीक है, ये हमारा लिमिटिंग वैल्यू का कॉन्सेप्ट है. और इसी के साथ कंटिन्यू करते हुए मैं एक चीज निकालूंगा, दैट इज कॉल्ड द angle of repose. What is angle of repose? Angle of repose जो है वो हमारा एक स्पेशल केस ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन है. इट इज अ स्पेशल केस ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन है. ठीक है, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज. नाउ एंगल ऑफ रिपोज में क्या होगा? इट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन व्हेन Fs is equals to Fl. जब हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन तब हम निकाल रहे हैं जब स्टैटिक फ्रिक्शन अपना लिमिटिंग वैल्यू को पहुंच चुका है, यानी यहां पर हमारे पास है नॉर्मल और यहां पर हमारे पास जो है वो है Fl, दैट इज इक्वल्स टू म्यू एन.
ठीक है, म्यू है म्यू एस इंटू एन, स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस। सो अगर मैं नेट फोर्स देखना चाहूं, सो इन दैट केस क्या आ जाएगा मेरे पास, ये हमारे पास नेट कांटेक्ट फोर्स आएगा, और ये जो होगा फाई इज एंगल ऑफ रिपोज। तो इस वाले केस पर क्या होगा, जो हमारा FC होगा, दैट FC विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू एस एन का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दैट विल बी n इंटू अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस 1, राइट। ये हमारा कांटेक्ट फोर्स होने वाला है। और एंगल ऑफ रिपोज अगर मुझे निकालना हो तो सिंपल सी बात है, जो हमारा tan phi आएगा दैट विल बी म्यू एस एन डिवाइडेड बाई एन, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू एस, यानी phi विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। phi will be simply equals to tan inverse of mu s। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट हमारा phi जो है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू है। मैं इन शॉर्ट और एक चीज भी बोल सकता हूं, phi इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सॉरी, क्या लिख रहा हूं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी, ठीक है। तो हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो मेरा 0 टू म्यू एस के बीच में कहीं पर भी लाई करेगा। आगे बढ़ने के पहले मैं वापस एक बात बताना चाह रहा हूं, मैं नोट करके वापस लिख दे रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है कोई ना कोई ये गलती आगे के क्वेश्चन में करते रहोगे, तो उसके लिए मैं बार बार हिट कर रहा हूं। वो ये है, जो म्यू एस इंटू एन इज नॉट द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। Mu s into n, the limiting value is not the value of static friction. Mu s into n, जो हमारा static friction होगा, that will lie in the interval of mu s into n. Static friction का वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगा, बस मैं इतना बोल सकता हूं, इससे बड़ा हो नहीं सकता है, दैट्स फॉर श्योर। ये कुछ नहीं है, ये बस मेरा एक लिमिट है, ठीक है, यानी FL is the value of static friction at the verge of sliding. That's it. इसके अलावा लिमिटिंग फ्रिक्शन का और कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारा नहीं है, ये एक टाइप ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, बस उसका लिमिटिंग वैल्यू है, उस चीज के ऊपर हमें ध्यान रखना है। तो एक सिंपल बात को समझते हैं, जो मान लो हमारे पास यहां पर एक ब्लॉक है, इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है मेरा 0.4। ब्लॉक जो है वो मेरा 10 kg का है।
ठीक है। ब्लॉक जो है वो मेरा 10 kg का है। यहां पर से मैंने फोर्स अप्लाई किया F, ठीक है। सो फाइंड F max such that slipping does not occur. स्लिपिंग हमारा ना हो उसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हमारा, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फोर्स हमारा कितना होने वाला है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर अगर हम देखें वर्टिकल डायरेक्शन में तो यहां पर 100 न्यूटन होगा और यहां पर हमारे पास नॉर्मल फोर्स होगा। तो सिंपल सी बात है, जो नॉर्मल फोर्स है that will come out to be equals to 100 न्यूटन। जैसे मैं फोर्स लगाऊंगा इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगना हमारा चालू करेगा। Fs will be equals to F। But that Fs has a maximum limit। अब हम लोग देख चुके हैं उस चीज को। सो Fs का जो वैल्यू आएगा that will be less than or equals to mu into normal, mu s into normal, and that is equals to 40 Newton। तो F will be less than or equals to 40 Newton। तो F max जो मैक्सिमम पॉसिबल परमिसिबल वैल्यू है वो हमारा 40 न्यूटन के इक्वल है। बस ये लिमिटिंग वैल्यू निकालने में इसका इस्तेमाल हुआ है, इसके अलावा और मेरा इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं हुआ है। या फिर और एक क्वेश्चन देखते हैं, अब क्या बोला है, लेट्स सी। मेरे पास यहां पर ग्राउंड पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका मास है m। मैंने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया F, ये एंगल है थीटा। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है μs, ठीक है। सिस्टम इज इन वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। System is in the verge of sliding, ठीक है। So find mu s। किस तरीके से करेंगे, सिंपल सी बात है, सब कुछ को रिजॉल्व कर लेते हैं फोर्स दिखा के। यहां पर जो मेरा नॉर्मल होगा वो मेरा इस डायरेक्शन पे होगा। ये mg जो है वो मेरा इस तरीके से है। तो यहां पर f को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो, एक f cos थीटा और दूसरा जो है वो है मेरा f sin थीटा। इसका फॉरवर्ड स्टेबिलिटी टेंडेंसी है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन पे हमारा Fs लगने वाला है। मैं पागल हो गया हूं, सॉरी, पता नहीं क्या लिख रहा हूं मैं, सॉरी। अच्छा, वर्ज ऑफ स्लाइडिंग बोला है, ठीक है। वर्ज ऑफ स्लाइडिंग बोला है, तो दैट सिंपली इंप्लाइज यहां पर हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा वर्क कर रहा है। यहां पर हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो हमारा वर्क कर रहा है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर हमारा वर्क कर रहा है तो मैं सिंपली एक चीज बोल सकता हूं या नहीं, ध्यान देना,
जो मेरा Fs है that will be equals to Fl and that will be mu s into n. That is what I can write. अच्छा, अब पहले वर्टिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करूं। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम के बारे में लिखते हुए मैं लिख सकता हूं n plus f sin theta that will be equals to mg. तो n minus n will be equals to mg minus f sin theta. ठीक है, जो हमारा Fs है वो तो हमारा f cos थीटा होना चाहिए और ये वाला केस पे वो मेरा mu s into n होना चाहिए। वो वाला केस पे मेरा उसका वैल्यू mu s into n होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो व्हाट यू कैन सिंपली राइट इज mu s will be equals to f cos theta divided by mg minus f sin theta. That is what I can simply write. ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गया। या फिर और देखते हैं क्या है। जो मान लो यहां पर, चलो पहले दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलो, मेरे पास यहां पर एक रफ दीवार है, एक ब्लॉक ऑफ मास m है, जो दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है मेरा म्यू एस। जी मेरा इस डायरेक्शन पे है। अच्छा, मैं अगर बिना कुछ करे छोड़ दूंगा फिर तो ये अपने वजन के कारण डेफिनेटली नीचे की ओर गिर जाएगा, वो मैं नहीं चाहता हूं। सो मैंने यहां से इसको प्रेस कर रहा हूं F से। तो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ F। ठीक है, से F नॉट, उस मिनिमम वैल्यू को F नॉट बोलो, सच दैट M remains in equilibrium. और साथ ही साथ और एक बात करो, what happens if we apply to F naught? What happens if we apply to F naught? तो किस तरीके से होगा? ध्यान दो, बहुत सिंपल सी बात है। ये मेरा F है, ठीक है, ये मेरा F है। तो यहां पर हमारा पलट के एक नॉर्मल फोर्स लगेगा लाइक दिस। तो एक बात तो निश्चित है, जो नॉर्मल विल बी सिंपली इक्वल्स टू F, क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई भी फोर्स नहीं है ना। इसका जो वजन है उसके कारण यहां पर एक डाउनवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है, और इस डाउनवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी को रोकने के लिए यहां पर हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगना पड़ेगा। नाउ फॉर इक्विलिब्रियम Fs must be equals to mg. But Fs is less than or equals to mu n.
ठीक है, तो सिंपल सी बात है, Fs की जगह पर मैं अगर mg पुट कर देता हूं, दैट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू, n का वैल्यू तो f है, तो सिंपली मैं एक चीज लिख सकता हूं, f will be greater than or equals to so the minimum value of force जो मुझे अप्लाई करना ही पड़ेगा, F naught will be simply equals to mg upon mu s. F naught की जो वैल्यू है that will be simply equals to mg upon mu s. तो कम से कम इतना तो हमें लगाना ही पड़ेगा। और ध्यान देना, जो हमारा वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पर जो आएगा, ठीक है, ये मेरा पहला पार्ट है। अब अगला पूछा है, व्हाट हैपेंस इफ वी अप्लाई द फोर्स टू एफ नॉट। ठीक है, तो अगर मेरा एफ जो है वो मान लो मेरा है 2f0, यानी दैट विल बी इक्वल्स टू 2mg बाई म्यू एस, तो मेरा नॉर्मल का वैल्यू जो है वो मेरा इंक्रीज करके बन जाएगा 2mg बाई म्यू एस। एग्रीड। बट ध्यान देना, Fs will still remain mg, not mu s into n, that is equals to 2mg। कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम ज्यादा लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन अपना पूरा औकात का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अरे नहीं कर रहा है, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है जो उसको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। भाई mg का स्लिपिंग टेंडेंसी है, ऊपर की तरफ 2mg नहीं लग सकता है, फिर तो भाई वो फिजिक्स नहीं, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी चल रही है जो यहां से फोर्स लगाया और छिपकली की तरह ये किताब जो है वो रेंगते हुए हमारा ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये तो हमारा किसी भी हालात पर संभव ही नहीं है। सबसे पहले हम इस बात को रियलाइज करें, स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी पूरी औकात का इस्तेमाल नहीं करेगा, उसका वैल्यू mg ही रहेगा। हाँ, लिमिटिंग का वैल्यू 2mg है, यानी उतना फोर्स लगा के तुम 2m ब्लॉक मास के ब्लॉक को भी इक्विलिब्रियम पर रख दोगे, बट जब तक इसका मास m है तब तक इसके स्टैटिक फ्रिक्शन में किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। देखो, मैं स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि उसका रीजन है बहुत सारी जगह में पहले काइनेटिक फ्रिक्शन कराते हैं, एंड व्हाट आई पर्सनली फील, मेरे साथ भी ये चीज हुआ था, दैट एक्चुअली किल्स द गेम प्रेटी मच। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन करते करते एफ का वैल्यू म्यू इंटू एन लिखने की आदत इतना ज्यादा पड़ जाता है, जो एग्जाम प्रेशर में मैंने अक्सर ऑब्जर्व किया हूं। इतने बार दिमाग पे हैमरिंग करने के बाद भी, ठीक है, अब ऑनलाइन पे तो मैं बोल के हैमर कर सकता हूं, ठीक है, क्लासरूम पे तो मैं लिटरली हैमर भी कर सकता हूं, दोनों करके मैं देख चुका हूं, लिटरली और बोल के। उसके बाद भी स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अक्सर लोग म्यू एस इंटू एन लिख देते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ म्यू एस इंटू एन का इन जनरल कोई संबंध नहीं है, बस वो अपना एक मैक्सिमम वैल्यू दर्शाता है। इसके अलावा और कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस की ओर हमें जाना ही नहीं है। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, इंटरेस्टिंग है। पिछले बार वाला सिनेरियो है, दीवार पे है वर्टिकली
एक मास m है और उसके ऊपर नीचे की ओर से मैंने एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। g जो है वो मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन पर है। तो सवाल यहां पर ये है, फाइंड रेंजेस ऑफ f फॉर विच द ब्लॉक रिमेन्स इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, अगर मान लो इफ f is not applied, block will simply fall भी फ्री फॉल। अच्छा ध्यान देना, कोई नॉर्मल फोर्स नहीं है तो दीवार और ब्लॉक में कोई कांटेक्ट नहीं होगा, ब्लॉक का एक्सीलरेशन का g ही होगा अगर मैं कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है। सो यहां पर हम साफ साफ एक चीज बोल सकते हैं, if minimum is required, if minimum is required to stop its downward sliding tendency, तो एक काम कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। फोर्स को मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लिया। ये वाला डायरेक्शन पे आ जाएगा f cos थीटा और ये वाला डायरेक्शन पे आ जाएगा f sin थीटा। यहां से मेरा एक नॉर्मल लग रहा है और यहां पर मेरा एक mg लग रहा है, और ये जो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका स्लिपिंग टेंडेंसी डाउनवर्ड है, तो मेरे पास यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन पे Fs लगने वाला है, ठीक है। तो मैं हॉराइजेंटल और वर्टिकल दोनों को लिख देता इक्विलिब्रियम में, तो n जो है दैट विल बी इक्वल्स टू f cos थीटा। ये बात तो ऑब्वियस है। एंड दूसरा Fs प्लस f sin थीटा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mg। ये हमारा हॉराइजेंटल इक्विलिब्रियम है एंड Fs will be less than or equals to mu s into n। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू के लिए ये होगा। सो Fs का वैल्यू mg माइनस f sin थीटा that must be less than or equals to mu at n। So mg will be less than or equals to f into sin theta plus mu s cos theta। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारा f हो जाएगा दैट विल कम आउट टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस प्लस म्यू एस इंटू कॉस थीटा। तो जो हमारा f मिनिमम होगा दैट विल इक्वल्स टू mg sin theta plus mu s cos theta। So that will be the minimum value of the force that need to be applied। इससे कम करोगे वो नीचे की तरफ हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब बात यह आएगी जो और फिर रेंज के बारे में बात क्यों कर रहा है, क्या हमारा
क्वेश्चन कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया? अच्छा, अब मेरे पास यहां पे एक सवाल है. लेट्स इंक्रीज एफ फर्दर. और इंक्रीज करते करते मान लो मैंने एफ का वैल्यू लेकर आ गया mg बाई साइन थीटा. एफ का वैल्यू इंक्रीज करते करते मैंने mg बाई साइन थीटा जो है वो मैंने कर दिया. ठीक है. यहां पर अगर मैं mg बाई साइन थीटा मैंने कर दिया तो वहां पर क्या है बताओ? इसका फ्री बॉडी डायग्राम वापस ड्रॉ करो. तो ये वाला डायरेक्शन पे लग रहा है f साइन थीटा. दैट विल बी इक्वल्स टू सिंपली mg. ये डायरेक्शन पे लग रहा है f cos थीटा यानी mg cot थीटा. इसके अलावा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे यहां से mg लग रहा है. यहां पर हमारा नॉर्मल लग रहा है. लेकिन ध्यान दो, क्योंकि ये और ये हमारा इक्वल है, सो हम सिंपली बोल सकते हैं नो वर्टिकल स्लिपिंग टेंडेंसी. इस चीज का कोई भी वर्टिकल स्लिपिंग टेंडेंसी जो है वो हमारा क्रिएट होगा ही नहीं. सो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो इस पोजीशन पे तो जीरो आएगा. अब सवाल यहां पर ये है, व्हाट इफ f is increased further. f जो है उसको मैं और इंक्रीज करते जा रहा हूं, तो इन दैट केस हमारा क्या होने वाला है? अब वो चीज को एक बार समझने का ट्राई करते हैं. अब f को अगर मैं फर्दर इंक्रीज करूंगा तो ध्यान देना, जो हमारा f साइन थीटा होगा दैट विल बी ग्रेटर देन mg. दैट इंप्लाइज ब्लॉक विल नाउ हैव अ वर्टिकल upward slipping tendency. अब ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी जो है वो मेरा पलटी मारेगा और डाउनवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी के बदले यहां पर अब हमारा अपवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी जो है वो हमारी क्रिएट होगी. तो अपवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी हमारा क्रिएट होने पर व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ध्यान देना, बाकी तो हमारा कोई डिफरेंस नहीं आएगा. इस बॉडी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, यहां पर मेरा अभी भी mg ही लगेगा, यहां पर हमारा अभी भी नॉर्मल ही लगेगा. नॉट एन इश्यू. f को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लिया हूं, तो यहां पर अभी भी मेरा f cos थीटा ही लगेगा और यहां पर अभी भी तो f sin थीटा ही लगेगा. यहां पर अभी भी हमारा f cos थीटा ही लगेगा. यहां पर कोई बदलाव नहीं है.
लेकिन इसका अब स्लिपिंग टेंडेंसी अपवर्ड है, सो नाउ द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा फोर्स लगा दूंगा तो ये ब्लॉक तो धक्का मार के ऊपर की तरफ भी ले जाने का कोशिश डेफिनेटली करेगा। तो यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं, now it is going to have an upward slipping tendency, so the static friction will act in the downward direction. So now our equations are n equals to f cos theta, no effect. दूसरा इक्वेशन में बदलाव आने वाला है और वो ये है, जो मेरा fs है, that fs plus mg, that will be equals to f sin theta. So these are the two equations that we are going to encounter, and obviously बात है, fs will be less than or equals to mu s into n. So that is the difference that we are encountering. So fs, f sin theta minus mg mu s f cos theta, तो f into sin theta minus mu s cos theta will be equals to mg, तो f will be less than or equals to mg sin theta minus mu s into cos theta। ये जो है, ये हमारा दूसरा लिमिट देने वाला है। तो हमारा f मैक्स जो होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f जो कि स्लिपिंग ना हो, दैट विल बी mg sin theta माइनस mu s cos theta। तो रेंज अगर कोई पूछे तो हमारा f will simply lie in the interval of f min to f max। It's a very interesting and important question। ये मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। एक जल्दी से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी तरीके का कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर मान लो हमारे पास यहां पे एक स्मूथ सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक चल रहा है, ये जो सरफेस है दैट सरफेस इज स्मूथ, और यहां पर अब मेरा एक दूसरा ब्लॉक है ऑफ मास m। इन दोनों सरफेस पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो मेरा है म्यू एस, और यहां से मैंने एक फोर्स अप्लाई किया F, G मेरा इस डायरेक्शन पे है। फाइंड म्यू एस मिनिमम, सॉरी F मिनिमम, फाइंड F मिनिमम such that M can be in equilibrium। तो सबसे पहली बात तो यह है, जो दोनों सिस्टम को मैं कंबाइंड सिस्टम की तरह ट्रीट करूं, क्योंकि दोनों साथ में मूव कर रहा है, तो ये पूरा सिस्टम का एक राइटवर्ड एक्सीलरेशन है A। तो A का वैल्यू हमारे पास सिंपली आ जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन वहां पर इंटरनल फोर्स हो जाएगा, तो सिंपली मैं ये चीज तो डेफिनेटली लिख सकता हूं, राइट। अच्छा, अब स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो ड्रॉ करो। इसके ऊपर एक mg लग रहा है और इसके ऊपर एक नॉर्मल इस तरीके से लग रहा है, और इसका एक डाउनवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है।
तो ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन भी लग रहा है और ब्लॉक जो है वो मेरा ए से इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूं n विल बी सिंपली इक्वल्स टू, n का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू m इंटू ए, क्योंकि n ही तो उसको इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू mf डिवाइडेड बाई, और इसके अलावा fs जो है वो हमारा mg होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। और जो हमारा fs है दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू μs इंटू n। सो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, mg must be less than or equals to μs into n mf by capital M plus small m. m is gone, तो मेरे पास सिंपली यहां से आ जाएगा f will be greater than or equals to capital M plus small m into g divided by mu s। f हमारा इससे बड़ा तो होना ही पड़ेगा। सो व्हाट वी कैन राइट इज f minimum will be capital M plus small m into g divided by mu s। इतना फोर्स तो हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा, राइट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है, कहां पे क्या काम आता है, वो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। अब ये वाला पार्ट खत्म करने के पहले सिंपली हम एक चीज देख लेते हैं, हाउ वी वॉक। अच्छा देखो, चलने का जो मेन टेक्निक है, मैं यहां पर जो मेरा पैर है एक को मैं जमीन पे पूरा का पूरा प्रेस करता हूं एंड देन आई ट्रांसफर द वेट इन माय फ्रंट लेग, एंड ये ट्रांसफर के लिए मैं पीछे वाला पैर से जमीन को पुश करता हूं। आई पुश द सरफेस लाइक दिस। ये वाला पैर हमारा फिसलने का आदत पड़ रहा है एंड ये पुश करने पर पैर का वेट हमारा फॉरवर्ड ट्रांसफर हो रहा है और फिर मैं धक्का खा के सामने आ रहा हूं और फिर मैं दूसरे पैर को रख रहा हूं। तो अगर मैं बंदे का पैर के बारे में देखूं तो वो पैर यहां का पैर जो है वो तो हमारा बैलेंस मेंटेन कर रहा है, और यहां के जो टो है पीछे वाला पैर का, बंदा आगे की ओर बढ़ रहा है। ये बंदे का स्कीमेटिक डायग्राम है, बंदा लग रहा है ना, हाँ गुड। तो इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम है, उस स्कीमेटिक डायग्राम पे हम साफ साफ देख सकते हैं जो वो हमारा जमीन को जो पुश कर रहा है वो जमीन को पुश करेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। और जमीन इसको पलट के पुश करेगा लाइक दिस, जिसका दो कंपोनेंट है, एक ऐसा और एक ऐसा। और ये वाला जो कंपोनेंट है नॉर्मल का, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन को रोकना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा पैर फिसल जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली यहां पर हमें चलने पर मदद कर रहा है, अदरवाइज पीछे वाला पैर से मैं जैसे ही जमीन को प्रेस करूंगा, प्रेस करते ही यहां पे फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होगा। ये नॉर्मल जो है वो मुझे धक्का मार के
मेरा वेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर कर रहा है एंड बट ये नॉर्मल तभी मैं लगा पाऊंगा अगर मेरा ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्टेशनरी हो। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये पैर को मैं हिंज कर ही नहीं पाऊंगा। जैसे ही ये हुआ तुरंत what will happen is this leg will simply slip। अच्छा, इसीलिए अगर कोई स्लिपरी सरफेस होती है, इसीलिए कोई जो स्लिपरी सरफेस होती है बोलते हैं वहां पर स्टेप जो है वो छोटा रखो। स्टेप छोटा रखने पर ध्यान देना, जो मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल, अगर मेरा सेम अमाउंट पे मैं पैर पे जोर लगाऊं, ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट जो है वो मेरा इंक्रीज कर जाएगा और जो मेरा हॉराइजेंटल कंपोनेंट है वो मेरा डिक्रीज करेगा। तो दो फायदा है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ेगा और साथ ही साथ जो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन को, ठीक है, जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन को जो प्रोवाइड करना पड़ेगा उसका अमाउंट भी कम होगा। तो पैर का स्टेप तुम जितना छोटा रखोगे फ्रिक्शन की मदद हमें उतनी ज्यादा मिलेगी। इसीलिए स्लिपरी सरफेस में हमेशा बोला जाता है जो छोटे स्टेप्स रखो तो स्लिपिंग टेंडेंसी हमारा कम हो जाएगा। सिमिलरली और एक चीज, व्हाट हैपेंस इन द बाइसाइकिल। बाइसाइकिल में जो दोनों पहिए हैं उस पर फ्रिक्शन किस तरफ लगता है। तो ये है मेरा बाइसाइकिल, ये मेरा फ्रंट वाला हिस्सा है और यहां पर मेरा पैडल है और ये पीछे की ओर चेन के सहारे जुड़ा हुआ है। बाइसाइकिल मेरा इस तरफ चल रहा है। दैट इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ बाइसाइकिल। अच्छा, यहां पर अगर हम ध्यान दें, मैं जैसे ही पैडल मारूंगा, मैं आगे जाना चाहता हूं तो मैं पहिए को अब विद द हेल्प ऑफ द पैडल इस तरीके से घुमाने वाला हूं, ठीक है। पहिए को मैं इस तरीके से घुमाने वाला हूं, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। यहां पर जो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसके बारे में अगर मैं देखूं, ये बेसिकली रोलिंग फ्रिक्शन है, लेकिन तुम समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बाकी पहिए के साथ क्या हो रहा है, भाड़ में जाए। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो पॉइंट है उसका वेलोसिटी मेरा इस डायरेक्शन में है, यानी स्लिपिंग इस तरीके से होना चाह रहा है। तो पीछे वाले पहिए के ऊपर जो हमारा फ्रिक्शन लगेगा वो डेफिनेटली हमारा F1 लगेगा। अच्छा, आगे वाले पहिए को मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन पीछे वाला पहिया आगे आ रहा है, तो बेसिकली पीछे वाला पहिया फ्रेम को कोलैप्स करवाना चाह रहा है। तो फ्रेम को अगर कोलैप्स करवाना चाहेगा तो ये आगे वाले पहिया उसके चक्कर में धक्का खा रहा है। तो आगे वाले पहिया जो है उसको इस तरीके से वो धक्का खाया, तो ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी हुआ टुवर्ड्स लेफ्ट। ये वाला पॉइंट का जो वेलोसिटी हुआ वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v डैश इस तरीके से वो क्रिएट करना चाह रहा है। तो स्लिपिंग टेंडेंसी जो है वो मेरा टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो आगे वाले पहिए पे जो हमारा फ्रिक्शन लगेगा वही तो हमारा F2 है। और आगे जाके तुम रियलाइज करोगे ये फ्रिक्शन ही है जो हमारा इस वाले पहिए को रोटेट करता है। अभी वो समझ में नहीं आएगा क्यों, कैसे रोटेट कर रहा है, बट डायरेक्शन हम समझ गए हैं। ये F1 है फॉरवर्ड, पीछे वाले पहिए पे फॉरवर्ड फ्रिक्शन लगेगा और आगे वाले पहिए पे बैकवर्ड फ्रिक्शन लगेगा। यहां से हम एक इंपॉर्टेंट चीज समझ गए हैं, नोट, फ्रिक्शन need not be opposite to the overall motion।
फ्रिक्शन में रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट लगता है, लेकिन ओवरऑल मोशन का तरफ भी लग सकता है, ऑपोजिट भी लग सकता है। पीछे वाले पहिया जो है उस पे फ्रिक्शन बाइसाइकिल के मोशन के डायरेक्शन में ही है और आगे वाले पहिए में ऑपोजिट है। आगे इवेंचुअली रियलाइज करोगे तो आगे वाले पहिए पे जो फ्रिक्शन है वही हमारा घुमाता है इस पहिए को। दैट विल बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। टॉर्क बेसिकली क्या होता है, मोटे मोटे तौर पे बोलता हूं, फोर्स जैसे बॉडी को ट्रांसलेटरी मोशन देने का कोशिश होता है। टॉर्क कोई भी बॉडी का रोटेटरी मोशन देने का ट्राई है। तो ये फ्रिक्शन ही तो इसको घुमाने का टॉर्क प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सामने वाले पहिए पे तो तुम डायरेक्टली कोई भी पावर अप्लाई नहीं कर रहे हो। दैट सेम हैपेंस फॉर द टू व्हील ड्राइव कार्स, जहां पर सामने वाले पहिए को घुमाने के लिए फ्रिक्शन ही तो हमारा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमेशा बोलते हैं जो आगे वाले पहिए पे थोड़ा सा जो हमारा हवा है उसको थोड़ा सा कम रखो। उसका रीजन बहुत सिंपल है। आगे वाले पहिए पे तुम हवा थोड़ा कम रखोगे तो वो मिट्टी को थोड़ा सा पकड़ के बैठेगा, और मिट्टी को पकड़ के बैठेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा। तो उस कारण पे ये वाला पहिए थोड़ा तेजी से घूम पाएगा, जिस कारण पे हम फास्टर तरीके से गाड़ी को चला पाएंगे या बाइसाइकिल को चला पाएंगे। अब हवा कम करते करते बिल्कुल जीरो हवा मत कर देना, फिर तो यहाँ पे ज्योमेट्री, वहां पे तो फिर हमारा नेचर ही बदल जाएगा। रिम के ऊपर डेफिनेटली हमारा गाड़ी या बाइसाइकिल दोनों ही नहीं चल सकता है, तो वो बात तो भूल जाओ। लेकिन मोटे मोटे तौर पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। सो चलने का और बाइसाइकिल का मोशन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने यहां पर दे दिया हूं। विद दिस हम स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन के जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है वो हम खत्म कर चुके हैं। नाउ वी मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस, जिससे कि हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स और थोड़ी बेहतर ढंग से समझ में आए। ओके